भारतीय सेना की तरफ से आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे सवाल जवाब हुए जो वायरल हो रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, ये लाइनें जैसे ही चली उसके बाद में पत्रकारों ने पूछा, भारतीय सेना के अधिकारियों से पूछा कि इन पंक्तियों का, इन लाइनों का मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं सीधे सवाल आपके सामने रखता हूं, लंबी चौड़ी भूमिका के बगैर। सवाल किया गया कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह की कविता है याचना नहीं अब रण होगा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिखाई गई, यह किस तरह का संदेश है, तुर्की के ड्रोन गिराए गए, क्या कहेंगे। पत्रकार ने सवाल सेना के अधिकारियों से पूछा। दूसरी तरफ से जवाब आता है, जवाब दिया एयर मार्शल भारती ने। एयर मार्शल भारती ने कहा कि मेरे साथी ने बताया कि तुर्की के ड्रोन गिरे थे, दिनकर की कविता से शुरू किया गया, संदेश पर रामचरित्र मानस भी याद दिलाऊंगा, विनय न माने जलधि जड़े, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, भय बिनु होए न प्रीत। मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी है, उन पंक्तियों को सामने रखा गया और कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कल शिव तांडव स्त्रोत के जरिए दुश्मन को संदेश दिया गया था और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। और एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TB2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया, एक मैसेज दुनिया को चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड यीहा टू बी ऑफ चाइनीज ओरिजिन। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, द यीहा ड्रोन्स आर ऑफ टर्किश ओरिजिन, सो दैट कम्स टू योर क्वेश्चन। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। सेना की तरफ से कहा गया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। सेना ने कहा कि हम नए मिशन के लिए तैयार हैं। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सभी मिलिट्री बेस सिस्टम ऑपरेशनल हैं और नए मिशन के लिए तैयार हैं। अब इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, यह अपने आप में बहुत खास हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आखिरकार यहां पर कहना चाह रहे हैं एयर मार्शल, फिर से सुनिए और उनकी जुबानी सुनिए फिर। यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सभी मिलिट्री बेस सिस्टम ऑपरेशनल हैं और नए मिशन के लिए तैयार हैं। सर, मैं पूनम पांडे हूं, नवभारत टाइम्स से। पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक सेंटेंस उन्होंने यूज किया था कि दिस इज न्यू आर्ट ऑफ वॉर। तो हम सब ने देखा, शायद पहली बार देखा कि किस तरीके से आसमान में दोनों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे,
क्या आप बता सकेंगे, क्योंकि हम जो लगातार जब कवर करते हैं हम देखते हैं 2016 में के बाद ड्रोन का जो पूरा वॉरफेयर में रोल है वो दिखा था, तो हमने भी वो दिखाया, और किस स्तर की ये वॉर थी, अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, क्या इसे अब तक का सबसे बड़ा जो जंग हुई है आसमान में वो कहा जा सकता है, और ड्रोन के रोल पे थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि 2016 के बाद जिस तरीके से बढ़ा है। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि यस, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था, एंड इट इज बाउंड टू हैपन। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम, एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. Thank you. Ladies and gentlemen, the last question, 161. इसके बाद सवाल पूछा गया कि आप सबूत दे रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से कोई सबूत नहीं आ रहा है, अपनी जनता को भ्रम में डाल रहे हैं, लश्कर जैश के प्रमुख के रिश्तेदार मारे गए हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वो जीवित हैं, क्या हुआ है आप बता सकते हैं? मतलब ये सवाल ये था कि भाई भारतीय सेना की तरफ से तो सबूत दिए जा रहे हैं, तस्वीरें दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार सब लोग जिंदा हैं। इस पर जवाब सुनिए। एयर मार्शल भारती ने कहा वे कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, यह हम पहले से ही सोच रहे थे। वो अपनी जनता को जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो अपनी कहानियां बताएं। हमें एक जॉब दी गई है और हमने उसको पूरा किया। Sir, Aditya Raj call from TV9 Network. Yesterday, the DG ISPR came out with a press conference, and while you have been continuously providing satellite images and proofs, undeniable proof really, of the airstrikes that happened and the damage that is caused, there's no evidence coming in from the other side. What do you think is there? Are they trying to bluff their people? Are they trying to build some kind of a propaganda for the anger that domestically is there in Pakistan? And secondly, related question, you mentioned Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba terrorists. The brother of Maulana Masood Azhar, Rauf Asghar, who was killed. Pakistan DG ISPR is trying to build a propaganda where he's saying that Lashkar-e-Toiba, Rauf from Lashkar-e-Toiba was at the entire funeral, but he's saying that he's alive, and they're trying to confuse the people because the two names are similar. The Jaish chief, who is the brother of Maulana Masood Azhar, and the Lashkar guy who was with the Pakistan army at the funeral. So could you clarify what has really happened? Because there is a lot of propaganda and information warfare happening from the Pakistan side. Thank you. I think the first part of the question you have answered yourself. I need not delve more on it. Why they are doing what they are doing, information is not forthcoming from there. Obviously, that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people and minimize whatever information about the damage comes out. Here, I would like to clarify, as I said yesterday, our fight is with the terrorists. Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan civilians. So that is very clear, and we are very clear in our targeting. So coming to the second part of your question as to what media or what propaganda spin the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job. We have done what we are expected to do, and that is it. सेना ने कल भी इस बात को कहा था कि हमारा काम वहां पर यह गिनना नहीं है कि कितने लोग मारे गए। हमारा काम है कि हमें पोजीशन मिली,
कि यहां पर अटैक करना है और वहां हमने जाकर के अटैक किया। उसके बाद कितने लोग मारे गए, कितने नहीं मारे गए हैं, ये डेड बॉडी गिनने का काम हमारा नहीं है। सवाल पूछा गया कि आसमान में दोनों देशों के एयरक्राफ्ट थे, हमने पूरा दृश्य देखा, कितने एयरक्राफ्ट उनके थे और कितने हमारे थे, क्या सबसे बड़ी आसमानी जंग थी? यह सवाल जो किया गया और इस पर जवाब आया एयर मार्शल का। उन्होंने कहा कि जैसा मैंने कल कहा था कि कितने जहाज थे, किस तरह की लड़ाई थी, ये तकनीकी डिटेल के सवाल हैं। हमें जितना एक्सप्लेन करना था हम कर चुके हैं। इस लड़ाई को इस स्वरूप में होना था, अगली लड़ाई अलग तरह से लड़ी जाएगी, हर लड़ाई एक तरह से नहीं होगी, हमें बस उनसे आगे रहना है। यह अलग तरह की लड़ाई थी, कई तरह की लड़ाइयां सामने आएंगी, हम तैयार हैं। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली immediately after the cowardly incident by Pakistani sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टीयर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है।
और मैं आपको इस उदाहरण के जरिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूं। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनआर्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। In the end, I would like to highlight again that in every single domain that Operation Sindhur has been prosecuted, there has been absolute synergy between the three services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments, and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission and objectives. For that, we salute you. You are indeed the best. Jai Hind. यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि सेना की तरफ से बिल्कुल साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगली लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और दुनिया में कोई व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान के सामने भारत की सेना वो कहीं से किसी भी मुकाबले में कमजोर है। कोई इस बात को नहीं कह सकता है। हर आदमी जिसको जरा भी समझ है वो ये कह सकता है कि भारत की सेना पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और ऐसे में एक बड़े ऑपरेशन के बाद अगले ऑपरेशन की तैयारी और अगले ऑपरेशन के लिए अपने आप को यहां पर कहना, इसके मायने क्या है? क्या वाकई अभी जो हुआ है वो सिर्फ एक छोटा एपिसोड है? एक और बड़ा एपिसोड आगे बाकी है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन सेना ने जो कहा है उसको इशारों ही इशारों में समझिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।